ग्रेडियंट डिसेंट हमने पिछले सेक्शन में देखा था कि किस तरीके से हम कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं, जिसमें कि दो तरीके होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर और दूसरा होता है ग्रेडियंट डिसेंट। तो इस सेक्शन में हम ग्रेडियंट डिसेंट देखेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है और हेल्प करता है कि हम कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज कर सकें। तो यानी जो इक्वेशन है, हम जे एम सी वाई प्रेड माइनस वाई एक्चुअल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा पॉइंट, इसमें हम वाई प्रेड वाली वैल्यू सी इक्वल टू एम एक्स डाल करके उसका स्क्वायर लेते हैं। इसलिए मैंने इसको इस कॉस्ट फंक्शन को जे एम सी बोला है। मान लीजिए, थोड़ा सा समझने के लिए इस समय आप एक कोएफिशिएंट को सी को 0 कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो हमारे पास जे इक्वल टू क्या बचता है, एम एक्स माइनस वाई एक्चुअल स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन बचती है। नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स को भी हटा दीजिए क्योंकि वो एक कांस्टेंट वैल्यू है किसी एक पर्टिकुलर केस के लिए। अगर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज n है तो वहां पर n आएगा। तो ये जो जे इक्वेशन है, ये जे एम है। ठीक है, क्योंकि सी हमने 0 कर दिया है। तो अगर हम इसको प्लॉट करें जे ऑफ एम को, तो ये एक पैराबोला आएगा। इस एक ग्रेडियंट डिसेंट को समझने के लिए आपको कुछ लाइन की इक्वेशन जैसे क्या होती है, स्लोप कैसे कैलकुलेट हो, क्या होता है, कैसे करते हैं, थोड़ा सा पार्शियल डेरिवेटिव, पैराबोला, इन सब का कॉन्सेप्ट क्लियर होना थोड़ा सा ज़रूरी है। अगर आपको मैथमेटिक्स में आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप इस सेक्शन को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि इसको देखने से आपको आगे आने वाले सब में बहुत लाभ होगा, क्योंकि ग्रेडियंट डिसेंट सब जगह यूज होता है। तो इसको समझने के लिए हमने क्या किया, जे ऑफ एम को, ये जो फंक्शन है, इसको वाई एक्सिस पे रखा और एम को एक्स एक्सिस पे रखा और इसका एक ग्राफ हमने बना दिया है। ठीक है, तो ये पैराबोला है, पैराबोलिक इक्वेशन है एक ये। अभी ये भूल जाइए कि जीरो पे है कि कहाँ पर, एक रफली दिस ये फिगर आता है, उसकी पोजीशन क्या होगी, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर, वो हमारा कंसर्न नहीं है। तो ये पैराबोला की इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन की, यही तो हमारा कॉस्ट फंक्शन है जे एम, इसकी हमें मिनिमम वैल्यू लगानी है, पता करनी है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप ये पैराबोला देखेंगे, इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर आ रही है। ये मिनिमम वैल्यू है इस पर कि बेस्ट, बेस्ट का मतलब ये बेस्ट जगह है जहाँ पर हमारी एरर मिनिमम आ रही है। ये हमें पैराबोला से पता चल रहा है इस फिगर से। मैथमेटिकली क्या तरीका हो सकता है किसी भी इक्वेशन का मिनिमम निकालने के लिए? तो आपको ध्यान होगा कि किसी भी इक्वेशन के मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते थे, उसका डेरिवेटिव लेते थे। उसका डेरिवेटिव लेकर के उसको जीरो करते थे और फिर वैल्यू निकाल करके उसको वापस इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते थे, तो हमको मिनिमम वैल्यू आ जाती थी। तो ये तरीका है डेरिवेटिव का। यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही तरीका अपनाएंगे, पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव क्यों लेंगे, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन थी ना सी प्लस एम है, इसमें हमको दोनों का ही वैल्यू निकालना है, सी और एम का। इसमें हमने एक को जीरो मान लिया और सिर्फ दूसरे के लिए हम उसको डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं, इसलिए हम पार्शियल डेरिवेटिव यूज कर रहे हैं। इसको जो इक्वेशन है हमारी जे एम इक्वल टू एम एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, यहाँ पर वाई क्या है, एक्चुअल वैल्यू है। इसका अगर हम डेरिवेटिव निकालें तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, मान लीजिए ये पॉइंट है हमारा, यहाँ पर ये हमको स्लोप बताएगा। ये डेरिवेटिव का मीनिंग होता है इस पार्शियल डेरिवेटिव का, यहाँ पर ये स्लोप बताएगा। ठीक है, अब हमें स्लोप मिल गया। तो अब हमारा, मान लीजिए इस जगह पे हमने स्लोप निकाला, तो इस जगह पर हमारे क्या है, ये एम की वैल्यू है। इस समय एम हमारा यहाँ पर है क्योंकि हमने इस पॉइंट पे डेरिवेटिव निकाला है। तो अब आप फिगर देख के बताइए कि अगर आप इस पोजीशन पे हैं, यहाँ पर आपका एम है, आपने डेरिवेटिव भी कैलकुलेट कर लिया है, तो आपको इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए किस तरफ मूव करना है,
जाहिर सी बात है, फिगर देख के हमको समझ में आ रहा है कि हमको बाएं साइड यानी कि लेफ्ट साइड मूव करना है। इस दिशा में एरो बना हुआ है जैसे जिस तरीके से, ठीक है। तो हमें कोई, अच्छा एक चीज और, जो ये पार्शियल डेरिवेटिव आया है, ये तो आप समझ ही रहे होंगे, जो ये स्लोप है, ठीक है, ये जो स्लोप है ये पॉजिटिव है। अगेन इसलिए मैंने कहा था थोड़ा सा स्लोप इन सब का कॉन्सेप्ट जरूरी है। ये पॉजिटिव स्लोप है क्योंकि ये राइट साइड की तरफ झुका हुआ है, ठीक है। तो अगर हम m में से कुछ वैल्यू माइनस करते हैं, वो क्या है वैल्यू है, वो है ये डेल्टा दिस वन, जो थोड़ी सी जो ये, इसका मतलब ये है कि अगर हम इस तरफ, ठीक है, डेल्टा डेल्टा m से मूव करें, ठीक है, तो कितनी चेंज आएगा हमारी m की वैल्यू में, मतलब m माइनस डेल्टा m करना होगा हमको इसके लिए, इस तरफ मूव करने के लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, m माइनस ये पार्शियल डेरिवेटिव जो है m के रेस्पेक्ट में है, और ये क्या है, j ऑफ m है। तो इस तरीके से अगर हम करते हैं तो हम क्या करेंगे, एक बहुत डेल्टा m इस तरफ मूव करने के लिए ये हमारी वैल्यू आती है, इस तरफ हम मूव करते हैं। तो अगर हम हर बार इस तरीके से मूव करते जाएंगे तो अल्टीमेटली इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। तो यही ग्रेडियंट डिसेंड करता है कि अगर m इस तरफ है राइट हैंड साइड, तो ये इस तरफ मूव करता करता अल्टीमेटली यहाँ पर पहुंच जाएगा। यहाँ पर आते ही क्या होगा, इस पॉइंट पे जो आपका ये पार्शियल डेरिवेटिव है, यहाँ पर स्लोप जीरो रहेगा क्योंकि ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन हो जाएगी। तो क्या होगा, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा और हमें पॉइंट m यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि बेस्ट फिट होगा, बेस्ट फिट नहीं, बेस्ट पॉइंट होगा जहाँ पर कि इस इक्वेशन की वैल्यू j ऑफ m की वैल्यू यहाँ पर मिनिमम होगी, ठीक है। अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आपको जरूर से समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो मैं कहूँगा कि इस वीडियो को आप एक बार फिर से रिवाइंड करके ज़रूर देखें। अब मान लीजिए कि आपका पॉइंट इस तरफ है, ठीक है, फिलहाल m, तो मैथमेटिकल इक्वेशन क्या करेगी, पार्शियल डेरिवेटिव आपने यहाँ पर इस पॉइंट पे निकाला है, जो कि ऐसे आएगा, स्लोप इस पे आएगा, स्लोप हमेशा इस पॉइंट पे टेंजेंट होता है, तो ये स्लोप आ गया, इसका स्लोप क्या होगा, ये निगेटिव होगा। अच्छा, अब आप इस पॉइंट पे हैं, आपको यहाँ पर जाना है, तो आपको किस तरफ मूव करना है, आपको इस तरफ मूव करना है। अब m में आपको कोई छोटी सी डेल्टा m प्लस करने पर आप इस तरफ मूव होंगे, आपका स्लोप निगेटिव है। हमने जब हम राइट साइड में थे तो हमने एक इक्वेशन निकाली थी, m माइनस डेल्टा पार्शियल डेरिवेटिव m j ऑफ m, ठीक है, ये हमने निकाली थी इस तरफ मूव होने के लिए। अगर हम यही इक्वेशन अगर यूज करते हैं तो क्या लगता है आपको, यहाँ पर स्लोप निगेटिव है, इसका मतलब क्या है, हमको इस तरफ राइट साइड में मूव करना है, तो ये क्या होगा, m माइनस, यही वाला इक्वेशन मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, ये आप ऐसे कर दीजिए, आपका स्लोप की जो वैल्यू है वो निगेटिव है, j ऑफ m, ये है। अब यहाँ पर क्या है, जो ये स्लोप है, ये जो स्लोप आया डेल्टा आपने डेरिवेटिव जो लिया ये निगेटिव है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये m प्लस ये जो टर्म है डेल्टा, ये यहाँ पर आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आप राइट साइड में मूव करेंगे और अल्टीमेटली फिर आप यहीं पर पॉइंट पे आ जाएंगे, जहाँ पर आते ही ये वाला जो टर्म है ये ज़ीरो हो जाएगा आपका, तो जिससे क्या होगा कि आपको वैल्यू m मिल जाएगी, जिसके लिए ये इक्वेशन जो j ऑफ mc है ये मिनिमम होगा, जिसमें c ज़ीरो है, अभी समझने के लिए।
तो इस तरीके से ग्रेडियंट डिसेंट काम करता है। इसकी इक्वेशन हमने देख ली, ये वाली इक्वेशन है, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं, ये इक्वेशन है। तो निगेटिव जब आपको इधर मूव करना तो निगेटिव लेते हैं और स्लोप पॉजिटिव होता है, तो ये एम में से थोड़ी सी वैल्यू माइनस होती है, तो आपका ये लेफ्ट साइड में मूव करता है और इस पॉइंट की तरफ बढ़ता है। अगर आपका पॉइंट यहाँ पर है तो ये राइट साइड में मूव करता है। इसी इक्वेशन में निगेटिव पहले से है और स्लोप निगेटिव होता है तो पॉजिटिव हो जाता है, मतलब एम में आप थोड़ी सी वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो ये हर समय इस तरफ मूव करता है। तो ये था ग्रेडियंट डिसेंट, किस तरीके से काम करता है। अब हम देखेंगे, अब अच्छा इसमें एक चीज और आती है, एक मिनट ये पूरा रब कर दूं जिसकी जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए कि आप इसको मूव कर रहे हैं, इस पॉइंट पे हैं और आप मूव कर रहे हैं। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि ये जो टर्म है ये किस गति से बढ़े। अगर ये बहुत छोटा होगा तो क्या होगा, आप हर कैलकुलेशन के बाद बहुत छोटा छोटा सा मूव करेंगे, ठीक है, एकदम बहुत बारीक बारीक मूव करेंगे, तो क्या होगा कि आपको यहाँ पर आने में बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक पॉइंट, मतलब आप डेल्टा मूव कर रहे हैं, बहुत जरा सा मूव कर रहे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पर आते आते आपको कम से कम 1000 मतलब कितने 10 की पावर समथिंग आपको मूव लगे यहाँ तक पहुँचने में। और अगर मान लीजिए, तो इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमको इस टर्म को कंट्रोल करना है कि एम में से हम मान लीजिए इसकी वैल्यू मान लीजिए 0.01 है, ठीक है, मान लीजिए ऐसे ही 0.01 है। अब 0.001 करते करते तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा यहाँ पहुँचने में। तो हम मुझे क्या करना चाहिए कि थोड़ी सी गति मेरी तेज हो जाए यहाँ पर आने के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें कोई पॉजिटिव टर्म मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरी गति क्या हुई, 10 गुना बढ़ गई पहले से। तो ये क्या होगा, m माइनस 0.1। तो अब क्या है कि मैं एक एक पॉइंट के बजाय थोड़ा सा तेज मूव करने लगूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसका एक एक इसका दूसरा पक्ष भी है। अगर मैंने इसको मैं हटा देता हूँ। अब मान लीजिए कि मैंने गलती से 10 नहीं, मैंने 10 टू द पावर 4 से कर दिया मल्टीप्लाई। तो क्या होगा, ये जो पॉइंट है आपने ज़्यादा माइनस कर दिया, तो हो सकता है कि मेरा जो m जो पहले यहाँ पर था, माइनस होने के बाद मेरा m यहाँ पर आ जाए, ये इसको क्रॉस कर जाए। मैंने वैल्यू ज़्यादा माइनस कर दी, ये वैल्यू ज़्यादा बढ़ी थी, ये माइनस ज़्यादा होगी, मेरा m यहाँ पर आ गया। अब क्या होगा, फिर मैंने फिर मैंने वही प्रोसेस यहाँ पर निकाला, इक्वेशन तो यही रहेगी, फिर ये यहाँ पर आ गया, फिर ये यहाँ आ गया, हो सकता है ये यहाँ चला जाए, अगर ये वैल्यू बड़ी रहेगी। इसको हम कहते हैं लर्निंग रेट, ठीक है। तो इसको ऐसा करते हैं, इसको हम रब कर देते हैं। तो हमने लर्निंग रेट के माध्यम से समझा कि किस तरीके से हम अपने इक्वेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, और इसको हम लर्निंग रेट पे जाते हैं समझने के लिए। तो लर्निंग रेट हमने देखा कि उसकी वैल्यू कंट्रोल करती है कि आप किसी एक पॉइंट से आपको इस तरफ मूव करना है, तो आपको कितना मूव करना है। तो इक्वेशन क्या होगी हमारी, हमारा जो यहाँ पर था इक्वल टू लर्निंग रेट, आप ये कर सकते हैं, पहले ये j ऑफ m था, ठीक है। इसकी जो इक्वेशन थी वो हमने पीछे यहाँ पर देख ली है क्या है। अब इसका जहाँ हम क्या करेंगे, अब हमको m की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये m की वैल्यू है इक्वल टू m माइनस, ये हमारी इक्वेशन थी j ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, और ये j ऑफ m, ये पार्शियल डेरिवेटिव था। तो इसको हम क्या करेंगे, एक लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इस तरीके से। अब अल्फा की वैल्यू
हम चूज कर सकते हैं कि किस तरीके से चूज की जाए कि हम जल्दी से जल्दी इस पॉइंट पे पहुंच जाएं, और ये भी ना हो कि हम इस पॉइंट को जंप करके आगे पहुंचे फिर पीछे पहुंचे और इस तरीके से हम फ्लक्चुएट करते रहें, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो इसको हम लर्निंग रेट से कंट्रोल करते हैं। तो ग्रेडियंट डिसेंट में लर्निंग रेट का ये मतलब होता है। तो फाइनली हमारी एल्गोरिदम क्या डेवलप होती है, इसको हटा दूंगी। फाइनली हमारी जो इक्वेशन एल्गोरिदम है वो ये आती है, y इक्वल टू, यही हम इक्वेशन लेके चले थे, y इक्वल टू सी एम सी प्लस एम एक्स। यहाँ हमने c जीरो कर दिया था समझने के लिए। अगर हम c और m को थीटा वन जीरो थीटा वन से रिप्लेस कर दे तो ये इक्वेशन हमारी आती है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम आगे जाएंगे तो जो ये हमारा j ऑफ थीटा नॉट थीटा वन है ये चेंज होगा। अगर हम ये हायर पॉलिनोमियल में भी जाएगा तो ये हमारा चेंज होता रहता है। ग्रेडियंट डिसेंट क्या है, ग्रेडियंट डिसेंट ये है, ये एल्गोरिदम ये है थीटा फाइंड करने की वैल्यू। इसमें जो पार्शियल डेरिवेटिव आप इस टर्म का ले रहे हैं ये चेंज होता रहता है। इस समय हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन कर रहे हैं, इसलिए हम इसमें लाइन की इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। कल को हायर डिग्री पॉलिनोमियल होगा तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, डीप लर्निंग होगा तो भी हम इसको यहीं पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये बस फंक्शन बदल जाएगा, एल्गोरिदम सेम तरीके से काम करती है। अब जब हमारा सी जीरो नहीं है तो वो कैसे काम करता है, ये थीटा जीरो थीटा वन है। तो हम क्या करते हैं, थीटा जे यहाँ पर क्या है, जे इज इक्वल टू जीरो और वन है। तो हम क्या करते हैं, थीटा जीरो के लिए इक्वेशन लेते हैं, थीटा जीरो माइनस अल्फा समथिंग, और जो ये पार्शियल डेरिवेटिव है ये हम थीटा जीरो के रेस्पेक्ट में करते हैं। इसको हम ये करते हैं, दिस इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू, मैं बताता हूँ क्या है। और थीटा वन ये हो जाता है, थीटा वन माइनस अल्फा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ थीटा वन, और यहाँ पर आपका फंक्शन है जे, यहाँ भी है फंक्शन जे। तो ये हम करते हैं। अब इसमें ये साइमल्टेनियस अपडेट है, इसका मतलब है ये दोनों इक्वेशन एक साथ रन करती है। ऐसा नहीं है कि आपने इस इक्वेशन से थीटा नॉट कैलकुलेट थीटा जीरो कैलकुलेट किया और यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, नहीं। जो थीटा जीरो और थीटा वन की वैल्यू हम शुरू से लेके चले थे वो एक साथ इसमें डालते हैं, फिर नई थीटा जीरो थीटा वन की वैल्यू आती है, फिर उसको फिर से इसी इक्वेशन में डालते जाते हैं। ये रिपीट रिपीट अंटिल कन्वर्जेंस, जब तक कि थीटा जीरो और थीटा वन स्टेबल नहीं हो जाएगा तब तक ये इटरेशन चलता रहता है। इसलिए हम इसको साइमल्टेनियस अपडेट कहते हैं। इसके ऊपर आप और भी पढ़ सकते हैं समझने के लिए, लेकिन ये बहुत सीधा सा एक्सप्लेनेशन यही है। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो मैं कहूँगा कि ग्रेडियंट डिसेंट के इस वीडियो को दोबारा देखें, तो धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या है। तो ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम यही थी जो कि कॉस्ट फंक्शन जो है उसकी मिनिमाइज करता है। तो जब आप ये सारे स्टेप कर लेंगे, तो एक मिनट में इसको हटा दूं। जब आप ये सारे स्टेप कर लेंगे तो हमारा जो मेन टारगेट था वो ये बेस्ट फिट लाइन करने का रहा। तो वो इस तरीके से दिखती है बेस्ट फिट लाइन, जो कि इन सारे पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब ये है कि कोई भी जो ये जो डिस्टेंस है ये आर परेड होता है। ये मैं दूसरे कलर से डिनोट करता हूँ तो आपको जल्दी समझ में आएगा थोड़ा सा। ये जो है ये आर परेड है, बाई परेड है। ये जो डॉट है ब्लू वाली, और ये बेस्ट फिट लाइन इसलिए है क्योंकि जो ये डिस्टेंस है इन सबका स्क्वायर डिस्टेंस सबसे कम है इस लाइन में। अब मैं कोई भी दूसरी लाइन खींचूंगा उसके में ये डिस्टेंस सबका सम जो हो स्क्वायर डिस्टेंस होगा वो इस बेस्ट फिट लाइन से ज़्यादा ही आएगा, इसलिए मैं इसको बेस्ट फिट लाइन कहता हूँ। तो इस सेक्शन में हमने देखा कि ग्रेडियंट डिसेंट किस तरीके से काम करता है।
इस सेक्शन में अब इतना ही। अब हम अगले सेक्शन में सीधे कोड करके इसको समझ पाइथन के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हमें रिज़ल्ट मिलता है। तब तक के लिए धन्यवाद।